Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of Adda 24/7 CLAT, and today we are going to discuss a very important topic. So as you all of you know that अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड हीटेड टॉपिक चल रहा है, वो है पब्लिक एग्जामिनेशंस को लेके जितने भी टाइप के स्कैम्स हो रहे हैं। तो हमने दो बड़े एग्जाम में अभी स्कैम देखे हैं। पहला तो जो नीट यूजी का पेपर हुआ था, हम सभी ने देखा कि कितने वाइड प्रोटेस्ट एंड बहुत सारी चीजें हुई हैं, लोग कोर्ट गए हैं, कोर्ट में मैटर चल रहा है, राइट। और उसके बाद यूजीसी नेट का जो पेपर है, उसके बाद सीएसआईआर नेट का जो पेपर है, ये सारी चीज़ों को कैंसिल किया गवर्नमेंट ने। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल इशू है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अभी तक हमारे पास कोई लॉ नहीं था, लेकिन अब एक स्ट्रिंजेंट लॉ इस चीज़ में लेकर आए हैं। सो दिस इज द पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024, और इसे 5 फरवरी को जो है प्रपोज किया गया था, फिर लोकसभा में वो अगले दिन ही पास हो जाता है। उसके बाद 9 फरवरी को राज्यसभा से उसे असेंट मिलता है, एंड फाइनली 21 जून को इसे नोटिफाई कर दिया जाता है गैजेट पे, जब एक प्रेसिडेंशियल असेंट मिल जाता है। तो लॉ बनने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि पहले एक हाउस में बिल प्रेजेंट होगा, उसके बाद वो दूसरे हाउस में जाएगा फॉर एक्सेप्टेंस, एंड देन इट विल गो टू द प्रेसिडेंट फॉर फाइनल असेंट। तो उसके बाद वो गैजेट में पब्लिश हो जाता है, और ये 21 जून को ही एक्शन में आया है। नाउ जो पर्पस है इसको लाने का, पर्पस यही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टैकल कर सके अनफेयर प्रैक्टिसेस को, और इसे नाम दिया गया है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 21 जून। तो अब ऐसी उम्मीद है, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट विद द इंसेप्शन ऑफ द स्पेसिफिक लॉ things will be better. So I remember a situation like back in 1997 when there was a case of sexual harassment at workplace and we did not have any law, and at that point of time in the very important case of Vishakha versus state of Rajasthan, the Supreme Court said that since अभी हमारे पास law नहीं है, इसलिए ये हमारा judgment will act as a law, लेकिन very soon government has to bring a specific stringent law, and then 8 years after, in 2005, finally we got a stringent law for all of those activity. तो likewise बहुत समय से हम देख रहे हैं कि बिहार में कई केसेस आए हैं, उत्तर प्रदेश में कई केसेस आए हैं, वेस्ट बंगाल में केसेस आए हैं, लेकिन अभी तक हम सिर्फ जजमेंट्स के बेसिस पे चल रहे थे। लेकिन फाइनली अब हमारे पास एक लॉ आ गया है जो 21 जून से एप्लीकेबल है। तो ये हम देखें कि बहुत प्रोटेस्ट हुआ है, बच्चों में, पेरेंट्स में, टीचर्स में, हर कोई स्ट्रीट्स पे आया और नीट यूजी के लिए प्रोटेस्ट किया है। तो बहुत बड़े लेवल का प्रोटेस्ट देखने को मिला, राइट। सो सभी की डिमांड ये थी कि एनटीए को एबॉलिश करो, क्योंकि एनटीए इज दी एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, दे आर द मेन रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी फॉर दिस कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो ये बहुत प्रोटेस्ट बच्चों ने किया है यहाँ पे, और अभी कोर्ट में मैटर भी चल रहा है। लेट्स सी कोर्ट क्या बोलती है। अब इसमें हम समझते हैं कि जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें कौन कौन सी अथॉरिटीज को इंक्लूड किया जाएगा, राइट। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन सी अथॉरिटीज इंक्लूड करना है। तो ऑल ऑफ दिस, जैसे आप देख सकते हैं, यूपीएससी, एसएससी, आरआरबीज, आईबीपीएस, राइट, एंड मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स, एनटीए और सच अदर अथॉरिटी which may be notified by the central government। तो बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव लिया है। बेसिकली कोई भी लेवल का पब्लिक एग्जामिनेशन हो, अभी तक हमने सिर्फ स्कैम देखा एनटीए के लेवल पे, कुछ बिहार में स्कैम दिखा है हमें एसएससी के भी लेवल पे, आईबीपीएस के लेवल पे, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे जाके बाकी पब्लिक एग्जामिनेशंस में भी रिस्क हो सकते हैं। इसलिए एक बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव लिया है, और जितनी भी प्रोमिनेंट अथॉरिटीज हैं जो एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, तो उन लोगों को भी इसमें कवर किया गया है। तो विद दिस वी होप दैट जो फर्दर एग्जाम्स होंगे पब्लिक, उसमें इश्यूज नहीं होंगे, राइट। देन दिस आर द डेफिनेशन कि अनफेयर मीन होता क्या है, ऑफेंसेस होते क्या है। तो दिस आर द सर्टेन डेफिनेशन जो है, टोटल में 15 लिस्ट बनाई गई है, 15 ऑफेंसेस, 15 थिंग्स आर लिस्टेड कि क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा कि क्या ऑफेंस होता है। तो दिस आर द लाइक लेट्स से लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, पार्टिसिपेटिंग इन कोल्यूशन विद अदर्स टू इफेक्ट लीकेज, या तो आप क्वेश्चन पेपर लीक कर रहे हैं या तो आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर लीक करने के लिए, टेकिंग पोजेशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट विदाउट अथॉरिटी। तो अगर आपको अथॉरिटी नहीं और आपने ओएमआर शीट ले ली तो भी गलत है,
Providing solution during public exam, that is also offense. Directly और indirectly assisting the candidate, किसी भी manner में candidate को exam के दौरान help करना is also wrong. Tampering with the answer sheets including OMR. Altering the assessment except to correct a bona fide error without any authority. तो बेसिकली OMR में कोई भी प्रकार की छेड़छाड़ करना unless and until वो एक्चुअल में जरूरत हो, जैसे कभी हम नाम गलत लिख दिए, रोल नंबर गलत लिख दिए, दैट ऑल्टरेशन इज नीडेड, बट और कोई ऑल्टरेशन नहीं हो सकता. देन 8th one says willful violation of norms or standards set up by the central government for conduct of public examination. तो कोई भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जब एक कंडक्ट बनाती है पब्लिक एग्जामिनेशन को करवाने के, तो उन कंडक्ट्स को, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, और अगर विलफुल वायलेशन है तो वो भी एक ऑफेंस माना जाएगा. 9th, tampering with any document necessary for shortlisting of candidates or finalizing the merit or rank. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है. ये कैसे उन एग्जाम्स के लिए होता है जहाँ पे 3-4 लेवल्स होते हैं, इंटरव्यू हो गया और उसके बाद आपका जीडी राउंड्स हो गए, राइट, मेंस हो गया, प्री हो गया, अलग अलग जो कैटेगरीज होती हैं. तो अगर ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें चाहिए मेरिट डिसाइड करने के लिए, आप उसमें टेम्पर कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज चीटिंग. Deliberate violation of security measures to facilitate unfair means. तो कई जगह बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी होती है. अगर आप एसएससी के एग्जाम देखें, यूपीएससी के देखें, तो वहाँ पे कभी कभी जो है सिक्योरिटी पर्सनल्स रहते हैं, तो उन सारी चीज़ों का वायलेशन करना इज ऑल्सो एन ऑफेंस. टेम्परिंग विद द कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर रिसोर्स, क्योंकि जो भी एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं उसमें भी चांसेस हैं कि आप टैम्पर करके वहाँ से डेटा ले सकते हैं. मैनिपुलेशन इन सीटिंग अरेंजमेंट्स, जबरदस्ती 2 लोगों को आजू बाजू बैठा दिया क्योंकि दे वांटेड टू चीट, सो ये भी गलत है. थ्रेटनिंग द लाइफ, लिबर्टी और wrongfully restraining persons associated with the public examination authority or the service provider. सर्विस प्रोवाइडर टर्म याद रखिएगा, हम इस टर्म पे दोबारा आएंगे. और एनी अथोराइज्ड एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑब्स्ट्रक्टिंग द कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन. अब ये पॉइंट थोड़ा सा रियल टाइम रेलेवेंस लाता है. कैसे? क्योंकि क्या होता है, कई बार ऐसा रिपोर्ट हुआ है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं, अब हर जगह गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तो नहीं रहते हैं, तो मतलब जो भी ऑथराइज्ड एजेंट्स होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो सेंटर टू सेंटर, जैसे आप देखेंगे कोई भी बड़े एग्जामिनेशन होते हैं तो इतने सारे कॉलेजेस से टाई अप होता है. अब कभी कभी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं कि उसमें पाया गया है कि लोकल जो है एमएलए के थ्रू या आपका कोई भी पॉलिटिकल नेटवर्क है उनके थ्रू आपने जो भी ये होते हैं, तो आपने उनकी लाइफ लिबर्टी थ्रेटन किया है फॉर हुम हु आर एसोसिएटेड विद द पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी. अगर मैं इंचार्ज हूँ एक पब्लिक एग्जाम का, तो आप मुझे थ्रेटन कर रहे हो कि तू मुझे चीटिंग करने दे, अदरवाइज आई टेक योर लाइफ. सो दिस टाइप ऑफ थ्रेटनिंग इज ऑल्सो अमाउंट टू एन ऑफेंस. क्रिएशन ऑफ अ फेक वेबसाइट टू चीट और फॉर मॉनिटरी गेन, एक फेक वेबसाइट बनाना चीटिंग करने के लिए या फिर पैसे लेने के लिए. कंडक्ट ऑफ फेक एग्जामिनेशन, इशुएंस ऑफ फेक एडमिट कार्ड्स और ऑफर लेटर्स टू चीट और फॉर मॉनिटरी गेन. तो एक फेक एडमिट कार्ड बनाना, एग्जाम बनाना, ऑफर लेटर्स देना, ऑल ऑफ दिस वुड अमाउंट टू एन ऑफेंस. अब हम समझते हैं सर्विस प्रोवाइडर. तो सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? बेसिकली गवर्नमेंट को जब एक एग्जाम कंडक्ट कराना होता है तो देयर आर एंटिटीज कॉल्ड एज अ सर्विस प्रोवाइडर. तो दे जस्ट प्रोवाइड द सर्विस. जैसे बहुत सारे केसेस में जब ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो वो टीसीएस हेल्प करती है, तो टीसीएस इज कॉल्ड एज अ सर्विस प्रोवाइडर. तो यहाँ पे टीसीएस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि दे विल हैव टू टेक केयर ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द एग्जामिनेशन. जैसे जो यूजीसी नेट का पेपर था वो दिसंबर 2018 से लेके अभी तक टिल जून अटेम्प्ट इट वाज ऑनलाइन, लेकिन अब उसको अचानक से ऑफलाइन कर दिया. तो जब तक वो ऑनलाइन था तब तक टीसीएस देखती थी उसको, राइट. तो जो पूरा मैनेजमेंट है, कंप्यूटर नेटवर्क, रिसोर्सेज, एवरीथिंग विल हैव बीन मैनेज्ड बाय द टीसीएस. तो टीसीएस इज सर्विस प्रोवाइडर. तो सर्विस प्रोवाइडर को एग्जामिनेशन अथॉरिटी हायर करती है फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड दे विल ऑल्सो बी लायबल टू पनिश्ड. और जो फाइन का अमाउंट है वो 1 CR तक रहेगा एंड प्रपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन. तो एक एग्जाम कंडक्ट कराने में बहुत कॉस्ट आता है गवर्नमेंट को, तो जो भी वो कॉस्ट है वो सर्विस प्रोवाइडर को पे करना पड़ेगा. So such service providers will also be barred from being assigned any responsibility for the period of
4 years, तो अगले 4 साल के लिए उनको बैन कर दिया जाएगा कोई भी सर्विस से. एंड इफ एनी पर्सन, अब हो गया एक सर्विस प्रोवाइडर, दूसरा एनी पर्सन, ये इंडिविजुअल लेवल की बात हो रही है. एनी पर्सन और पर्सन्स resorting to an unfair means and offences under this act shall be punished with not less than 3 years. तो मिनिमम 3 years की जो है जेल होगी, मैक्सिमम 5 years की जेल होगी, एंड अमाउंट आपको देना है 10 लाख रुपीज. तो दिस इज द पनिशमेंट, दिस इज द ड्यू पनिशमेंट सर्विस प्रोवाइडर और इंडिविजुअल के केस में. अब हम इसी का हम प्रूफ देखेंगे कि क्या जो है बेयर एक्ट में दिया हुआ है अबाउट द पनिशमेंट. तो ये जो है प्रॉपर ये सारे सेक्शंस मेंशन्ड हैं कि कहाँ पे क्या क्या पनिशमेंट दी हुई हैं. तो पर्सन इन्वॉल्व इन एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सेक्शन 11 सब क्लॉज 1, 5 to 10 year ऑफ पनिशमेंट अप टू 1 CR फाइन. देन सेक्शन 11 सब क्लॉज 2, इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. तो सेक्शन 11 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात कर रहा है. पहला बोलता है पर्सन, दूसरा बोलता है इंस्टीट्यूशन. तो अटैचमेंट एंड फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, तो जिस इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनाइज क्राइम हुआ है उस इंस्टीट्यूट की पूरी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी एंड प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ एग्जाम उनसे लिया जाएगा. अब आते हैं सेक्शन 10 में, पर्सन कमिटिंग द ऑफेंस. तो जैसे मैंने बताया 3 to 5 years का इम्प्रिजनमेंट है, अप टू 10 लाख रुपीज का फाइन. सर्विस प्रोवाइडर अगर करता है तो 4 year बार अभी हमने डिस्कस किया, एंड अप टू 1 CR और प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ एग्जाम. और अगर डायरेक्टर, सीनियर मैनेजमेंट और पर्सन इन चार्ज अगर कोई गलती करते हैं एज पर सेक्शन 10 सब क्लॉज 3, तो उनको अप टू 10 years की पनिशमेंट है, मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 10 years ऑफ पनिशमेंट, एंड फाइन इज अप टू 1 CR. So this is a very heavy fine imposed upon all of these different kinds of entities so that we can prevent this mishap to take place, because this is impacting the lives of the student. So this was all in this session. You can download our app. It has a lot of feature. अभी ये नया app launch हुआ है and it will really gonna help you. Along with this, we are coming with a new batch. You can use this code. So you will get the maximum discount by using this code, and this is the batch, and I'll be taking your legal, reasoning and current affairs. So do not be late and join as soon as possible, right? So thank you for joining. I hope you have liked this video. So kindly follow our channel and do press the like button and do press the hit button, also subscribe button, bell button, whatever button is there, do press it, right? So thank you for joining and see you in the next video.